हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑप्शन फॉर यूपीएससी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इनिशियलाइजिंग ग्रोथ। पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, इसी चैनल के ऊपर हम लोगों ने एक शॉर्ट सेक्शन भी स्टार्ट की है। शॉर्ट सेक्शन आपको हेल्प करेगी कि क्विकली आप टॉपिक्स को रिवाइज कर सके विद इन 1 मिनट। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या ये टॉपिक हमारा यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर आप पहले सबसे पहले देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। 2 साल इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, एक 2015 के अंदर और एक 2016 के अंदर। 16 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? द आर्ग्यूमेंट दैट एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ may turn the terms of trade unfavorable to the country and hence may not be beneficial is applicable in the case of a large country and not a small country. Explain. Clear? तो यहाँ पे और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा है 2015 में, जहां पे यूपीएससी ने डायरेक्टली आपसे टॉपिक ही पूछ लिया। उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज इमिसराइजिंग ग्रोथ? दैट इज टॉपिक को आपसे डायरेक्टली पूछा गया और साथ में एक और क्वेश्चन ऐड ऑन किया है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड थ्रू ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 2015 प्लस 2016 में 2 साल यूपीएससी ने आप लोगों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक दैट इज इमिसराइजिंग ग्रोथ। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इमिसराइजिंग ग्रोथ के टॉपिक के लिए 2 वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहली वीडियो जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इनिशियलाइजिंग ग्रोथ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो टॉपिक्स इसके साथ रिलेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डिस्बिन्स्की थ्योरम है हमारे पास। फिर साथ में हम लोगों ने क्या देखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इनिशियलाइजिंग ग्रोथ का टॉपिक देखोगे तो वो बोलता क्या है, इमिसराइजिंग ग्रोथ बोलती है का कॉन्सेप्ट जो है, वहां पे हमें क्या पता चलेगा, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। बट यहाँ पे जब हम इमिसराइजिंग ग्रोथ की बात करेंगे तो इमिसराइजिंग ग्रोथ क्या बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा, इट विल फॉल। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एक तो ये है क्योंकि ये रिजविन्स्की थ्योरम जो है वहां यहाँ पे इमिसराइजिंग ग्रोथ के टॉपिक पे, यहाँ इस पे रिजविन्स्की थ्योरम की एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। और ग्रोथ आप लोगों को पता है कि जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो हम ट्रेड को लिंक करने वाले हैं विद आउटपुट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड को हम किससे लिंक करेंगे, एक आउटपुट से लिंक करेंगे। अदर देन दिस हम ट्रेड को किससे लिंक करने वाले हैं, ट्रेड को हम कंजप्शन से लिंक करने वाले हैं। वाई कंजप्शन? बिकॉज जब भी हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सडनली आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि हम किसकी बात करने वाले हैं, हम कंजप्शन की बात करेंगे। क्लियर? तो इसके अलावा हम लोगों ने इस तरीके से मूव करना है। फिर हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे दैट इज द इमिसराइजिंग ग्रोथ। क्लियर? ये तो होगा हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अदर देन दिस पार्ट 1 हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 आएगा हमारा यहाँ पे, जहां जो मैंने आप लोगों को बताया कि 2015 और 2016 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो हम पार्ट 2 में वो चीजें डिस्कस करेंगे। अदर देन दिस, अगर आप लोग आफ्टर वॉचिंग पार्ट 1 अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन 2015 और 16 वाला, तो आप लोग खुद लिखिए, जो भी आप लोग लिख पाएंगे रफ स्केच बनाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए। उसका लिंक मेरी अबाउट सेक्शन पे आप लोगों को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग अपने बेसिस पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टॉपिक दैट इज द टॉपिक ऑफ इमिसराइजिंग ग्रोथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि इमिसराइजिंग ग्रोथ बोलता क्या है। इमिसराइजिंग ग्रोथ जो टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया गया जगदीश भगवती के द्वारा। जगदीश भगवती जो है वो एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने बोला कि हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी होती है अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, लेमैन तो यही समझता है, बट उन्होंने कहा कि हर समय इस तरीके का केस नहीं होता। सम टाइम क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ने की जगह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। इमिसराइजिंग ग्रोथ इज अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स
That refers to a situation where a country's economic growth leads to a decrease in its overall welfare or well-being, despite an increase in its aggregate income or output. मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया, जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, हम नॉर्मली किसकी बात करते हैं? ग्रोथ का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स इंक्रीज इन योर एग्रीगेट आउटपुट। क्लियर? आप लोगों को डेफिनेशन आई होप समझ आई होगी। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हम क्या देखेंगे? रिस्बिन्स्की थ्योरम। रिस्बिन्स्की थ्योरम क्या बताती है हमें? ये बोलती है कि अगर आपके पास दो कमोडिटीज है एक्स एंड वाई, फॉर एग्जांपल, एक्स क्या है? एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एंड वाई इज अ कैपिटल इंटेंसिव, सच दैट कि प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं। प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट रहने वाली है। अगर इस तरीके की सिचुएशन इकोनॉमी में इमर्ज होती है और साथ में क्या होता है, समहाउ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, अदर रिमेनिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी बात करें अपने यहाँ पे, तो हम बात करेंगे कि लेबर की क्वांटिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बट कैपिटल क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू रिस्बिन्स्की थ्योरम, यहाँ पे क्या होगा? लेबर इंटेंसिव गुड दैट इज एक्स गुड, इसकी प्रोडक्शन क्या होने वाली है? इसकी प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, एंड वाई गुड की प्रोडक्शन क्या होगी? कम होगी। क्लियर? तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं, हम कैसे शो करेंगे? अगर यहाँ पे एक्स गुड है, यहाँ पे वाई गुड है, और हम बोलेंगे कि एक्स गुड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, इट मींस आपका प्रोडक्शन कर्व कैसे शिफ्ट होगा? आपका प्रोडक्शन कर्व इस तरीके से शिफ्ट होने वाला है। और अगर आप पहले प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, तो अब आप प्रोडक्शन क्या करोगे? अब आप प्रोडक्शन इस साइड करोगे, बिकॉज हमने क्या बोला? हमने बोला एक्स तो बढ़ा, ठीक है, पहले एक्स कितना था? ओ ए, अब एक्स कितना हो गया? ओ ए डैश। लेकिन हमने साइमल्टेनियसली क्या बोला? वाई क्या हो रहा है? वाई की प्रोडक्शन क्या हो रही है? फॉल कर रही है। पहले वाई कितना था? ए बी, अब वाई कितना है? ए डैश बी डैश। तो आपको दिखा कि हम लोगों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया डायग्रामेटिकली। क्लियर? तो ये तो हमारा पार्ट था रिस्बिन्स्की थ्योरम का। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, आप लोग मुझे बताइए ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड मलेशिया ट्रेड कर रही हैं। इंडिया मलेशिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? इंडिया मलेशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है टेक्सटाइल, एंड मलेशिया इंडिया को क्या कर रहा है? मलेशिया इंडिया को सेंड कर रहा है व्हाट? मलेशिया इंडिया को सेंड कर रहा है रबर। क्लियर? तो देखिए, जब हमने कहा ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं, इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है? टेक्सटाइल, और इंडिया का इंपोर्ट क्या है? रबर। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या बोला? एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमारा अटेम्प्ट क्या रहने वाला है? हम लिंक करना चाहते हैं ग्रोथ का इम्पैक्ट एंड ट्रेड के ऊपर ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट आएगा। इट मींस हम देखना चाहते हैं कि जब भी आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया कि जब भी हम ग्रोथ की बात करें, इट मींस आपकी इकोनॉमी में क्या होने वाला है? आपकी इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज होने वाला है। जब हम बोल रहे हैं आउटपुट इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आपकी कंट्री में कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन यूनिट के अंदर या तो आप लोग क्या करोगे? या आप टेक्सटाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, या आप रबर की प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, या दोनों की प्रोडक्शन को बढ़ाओगे। ठीक है, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि आउटपुट आउटपुट इज इंक्रीजिंग। तो हमने जब आउटपुट को इंक्रीज करने की बात की, तो हमने क्या कहा? टेक्सटाइल भी बढ़ सकता है, रबर भी बढ़ सकता है, या दोनों भी बढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल प्लस रबर दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि टेक्सटाइल हमारा क्या था? टेक्सटाइल इज एक्सपोर्टेबल, रबर इज इंपोर्टेबल। अब हम दो सिनेरियो की बात करेंगे। अब हम पहले बात करेंगे कि
हो सकता है आपका टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू रबर की प्रोडक्शन। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि टेक्सटाइल की प्रोडक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन रबर की प्रोडक्शन। लेकिन हम यहाँ पे अगर आप लोग जनरलाइज करने की कोशिश करिए तो हम लोग बोल क्या रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो हमारा एक्सपोर्टेबल है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू इम्पोर्टेबल कमोडिटी। क्लियर, यही मतलब हुआ। तो जब हम बोलेंगे कि एक्सपोर्टेबल की प्रोडक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इम्पोर्टेबल, इसका मतलब इंडिया जो प्रोडक्ट मलेशिया को सप्लाई कर रहा था, इंडिया मलेशिया को क्या सप्लाई कर रहा था, टेक्सटाइल। मलेशिया को जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। क्लियर, तो इसका मतलब हमारी कंट्री से बाहर गुड ज्यादा जा रहा है। मतलब, या मैं दूसरे वर्ड्स में इसको कहूं तो मलेशिया हमारे गुड की डिमांड ज्यादा कर रहा है। मलेशिया इज नाउ डिमांडिंग मोर टेक्सटाइल, तभी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे टेक्सटाइल की। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मलेशिया पहले 200 कपड़े मंगवा रहा था, 200 मीटर के कपड़े मंगवा रहा था, अब मलेशिया क्या कर रहा है, 300 मीटर के कपड़ा मंगवा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा ट्रेड बढ़ा, इट मीन्स हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जब हमारा एक्सपोर्टेबल इज ग्रेटर देन इंपोर्टेबल एट दैट टाइम हम क्या बोलेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा। क्लियर, ये तो फर्स्ट सिनेरियो था। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे इंपोर्टेबल गुड्स था, फॉर एग्जांपल हम मलेशिया से क्या इंपोर्ट कर रहे थे, हम मलेशिया से रबड़ इंपोर्ट कर रहे थे। बट हमारी जब ग्रोथ हुई, हमारी कंट्री के अंदर आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हुआ, हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स ने क्या किया, रबड़ को मोर एफिशिएंटली इंडिया के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर दिया। जब रबड़ को हम लोगों ने इंडिया के अंदर बनाना स्टार्ट कर दिया, अब आप लोग मुझे बताइए, जो रबड़ हम मलेशिया से पहले ले रहे थे, मलेशिया अब हमें रबड़ दे रहा था पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारा रबड़ का कुछ पोर्शन कहां से आना स्टार्ट हो गया, इंडिया से भी स्टार्ट हो गया। तो मलेशिया से हम क्या कहेंगे, हम मलेशिया को कहेंगे कि भाई पहले जो हम रबड़ मांग रहे थे आपसे, अब हमें उतना रबड़ नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए। नाउ हम मलेशिया को क्या कह रहे हैं, वी वॉन्ट लेस रबड़। जब हमने मलेशिया को कहा कि हमें आपका कम रबड़ चाहिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे इंपोर्ट कम करेंगे। जब हमने कहा इंपोर्ट हमने कम कर दिया मलेशिया से, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या करेगा, फॉल करेगा। जब हमने बोला वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फॉल करेगा, अब आप मुझे बताइए क्या ये ट्रेड के एंटी होगा या प्रो होगा, इट इज नोन एज एंटी ट्रेड। क्लियर, तो आप लोगों को मैंने दो सिचुएशंस बताई, वन इज एंटी ट्रेड एंड वन इज प्रो ट्रेड। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक राइट अप लिख रही हूँ, तो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। Production is pro-trade if the output of the nation's exportable commodity increases proportionately more than the output of its importable commodity, and is anti-trade if the output of the nation's importable commodity increases proportionately more than the output of its exportable commodity. और इसके अलावा एक और सिनेरियो भी तो हो सकता है जहां पे आपकी एक्सपोर्टेबल की प्रोडक्शन एज वेल एज इंपोर्टेबल की प्रोडक्शन सेम रेट से इंक्रीज हो। अगर ऐसा होता है तब हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिमेन्स न्यूट्रल, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। क्लियर, ये तो हम लोग अब हम क्या करेंगे, कंजप्शन को देखेंगे। वाई कंजप्शन, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन इंडिकेट्स व्हाट, प्रोडक्शन इंडिकेट्स सप्लाई साइड, प्रोडक्शन इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन इंडिकेट्स इंक्रीज इन आउटपुट इन द इकोनॉमी। बट व्हाट अबाउट वेलफेयर, वेलफेयर कैसे पता चलेगा, जब हमारे यहाँ पे कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कब करेगा, जब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा करेगा, जब डिमांड ज्यादा हो रही है इट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए, हमने जब कंजप्शन की बात करनी है तो मैं आप लोगों को पहले भी बता दूं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना होना इस टॉपिक पे, हम किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर की। ठीक है, तो देखिए कंजप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, कंजप्शन इज प्रो ट्रेड एंड कंजप्शन इज एंटी ट्रेड। अब हमने क्या कहा, इंडिया एंड मलेशिया आर ट्रेडिंग पार्टनर्स,
जब मैंने आप लोगों को बोला कि इंडिया एंड मलेशिया ट्रेडिंग पार्टनर्स, और फर्स्ट केस याद रखिए, जब हमारा क्या हो रहा है, हमारा एक्सपोर्टेबल बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्टेबल बढ़ा, ठीक है, इट मींस हम टेक्सटाइल अब क्या कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू मलेशिया। जब हमने टेक्सटाइल ज्यादा एक्सपोर्ट किया मलेशिया को, तो सॉरी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि मलेशिया डिमांड करेगा, देन वेल एंड गुड, बट ये भी तो हो सकता है मलेशिया डिमांड नहीं करे। अगर आपके टेक्सटाइल की मलेशिया ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट करेगा, तो मलेशिया के पर्सपेक्टिव में क्या हम बोलेंगे कि इंपोर्टेबल कमोडिटी की डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी। इट मींस इंपोर्टेबल की कंजप्शन क्या हुई, मलेशिया के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर अगर मलेशिया आप लोगों से टेक्सटाइल ज्यादा मांगेगा ही नहीं, तो आप बना रहे हो, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, बट उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, क्या वो प्रोट्रेड होगा, नहीं होगा, बिकॉज जो आपका, अगर आपके टेक्सटाइल आप इंक्रीज कर भी रहे हो, तो वो टेक्सटाइल आपकी कंट्री के अंदर ही रहने वाला है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर हमारा एक्सपोर्टेबल बढ़ता है, तो साइमल्टेनियसली दूसरी कंट्री का क्या बढ़ना चाहिए, इंपोर्टेबल बढ़ना चाहिए। और अगर हमने बोला ये मलेशिया टेक्सटाइल की ज्यादा डिमांड कर रहा है, इट मींस वो क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीजेस। क्लियर हुआ यहाँ तक, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, क्लियर। फर्स्ट थिंग, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब भी हमारा क्या होगा, हमारी कंजप्शन क्या होगी, कंजप्शन ऑफ इंपोर्टेबल कमोडिटी इंक्रीज करेगी, तब हम क्या बोलने वाले हैं, कंजप्शन ऑफ इंपोर्टेबल जब बढ़ती है, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा ट्रेड क्या होने वाला है, प्रो ट्रेड होने वाला है। और जब साइमल्टेनियसली हमने क्या बोलेंगे, कंजप्शन जब हमारा एक्सपोर्टेबल का बढ़ेगा, इट मीन्स हमारा ट्रेड कैसे होने वाला है, एंटी ट्रेड होने वाला है। अब आप लोग ये मुझे बताइए कि कंजप्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल वाला केस आप लोग खुद सोचेंगे कि कैसे ये चीज एंटी ट्रेड होगी। क्लियर, मैंने आप लोगों को दो चीजें बता दी, इसका भी एक छोटा सा राइटअप है, प्लीज नोट डाउन। So write down, consumption is pro-trade if the nation's consumption of its importable commodity increases proportionately more than the consumption of its exportable commodity. और likewise आप लोग क्या लिख सकते हैं कि consumption is anti-trade if the nation's consumption of its exportable commodity increases proportionately more than consumption of its importable commodity. तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। बट जब भी हमने वॉल्यूम ऑफ ट्रेड देखना है, तो हम सिर्फ एक चीज को नहीं देख सकते, हम सिर्फ प्रोडक्शन या हम कंजप्शन को नहीं देख सकते, हमें क्या देखना है, हमें कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन देखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपकी प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन बोथ क्या है, प्रो ट्रेड, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है इंक्रीजेस मोर देन द आउटपुट। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर प्रोट्रेट है तो हमारा आउटपुट कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन आउटपुट। लाइकवाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन और कंजप्शन अगर आपके एंटी ट्रेड है, तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फॉल करेगा। ठीक है, इसके लिए भी एक छोटी सी लाइन है, तो प्लीज नोट डाउन। If production and consumption are pro-trade, then volume of trade expands proportionately faster than output. Likewise, if production and consumption are anti-trade, then volume of trade expands proportionately less than output and may even decline absolutely. Clear? तो देखिए, ये तो हम लोगों ने बोला जब प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दोनों एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन मूव इन द सेम डायरेक्शन। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, प्रोडक्शन आपका प्रो ट्रेड है, कंजप्शन आपका एंटी ट्रेड है, या प्रोडक्शन आपका एंटी ट्रेड हो और कंजप्शन आपका क्या हो, प्रो ट्रेड हो। इट मींस जब हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दोनों अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, तो क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे नेट इफेक्ट, कि अगर आपका प्रोडक्शन अगर प्रो ट्रेड है एंड इट इज डोमिनेटिंग, ठीक है, और कंजप्शन आपका क्या है, एंटी ट्रेडिंग बट एंटी ट्रेड बट इट इज नॉट डोमिनेटिंग, तब क्या होगा, तब हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपैंड करेगा। बट हम लोग अगर बात करें कि अगर आपका प्रोडक्शन एंटी ट्रेड है एंड इट इज डोमिनेटिंग, तब हम क्या बोलेंगे
कि उस समय हमारा क्या होगा, उस समय हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फॉल करेगा, या अगर एक्सपैंड भी करेगा तो इट एक्सपैंड्स प्रोपोर्शनेटली लेस देन आउटपुट। क्लियर? तो इसके लिए भी एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए, इफ प्रोडक्शन इज प्रो ट्रेड एंड कंजप्शन इज एंटी ट्रेड और वाइस वर्सा, what what happens to the volume of trade depends upon the net effect of these two opposing forces। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन ये चीजें आप लोग, जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ, तो प्लीज आप लोग नोट करिए, आप लोगों के लिए क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे ये। और इसके लिए जो मैंने मटेरियल रेफर किया है दैट इज सेल्वेटोर। सेल्वेटोर मेरी बुक में चैप्टर 7 है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देख लेना। If both production and consumption are neutral, trade expands at the same rate as output। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लेकिन हमने वहां पे ये पॉइंट ऐड नहीं किया था, तो आप लोग प्लीज अपने नोट्स पे लिख लीजिए। देखिए यहां तक तो आप लोगों को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल कंट्री एंड लार्ज कंट्री। हम लोग ये अलग से केस क्यों डिस्कस करें, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिए जब भी हम ट्रेड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें, हम लोगों को यहाँ पे क्या एक और कॉन्सेप्ट को लिंक करना होता है, दैट इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड। आप लोगों ने टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिन लोगों ने नहीं देखा तो उसकी भी एक अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट के अंदर, तो प्लीज टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी देख लीजिए। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइसेस टू द इम्पोर्ट प्राइसेस। ठीक है, दिस इज द रेशियो। और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, हम इस तरीके से रेशो की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं कि आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की भी बात आती है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके लिए फेवरेबल है, नहीं फेवरेबल है, या आप लोग बार्गेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इट डिपेंड्स कि आपकी कंट्री का साइज क्या है। क्या आपकी कंट्री लार्ज कंट्री है, स्मॉल कंट्री। स्मॉल कंट्री का इकोनॉमिक्स में मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स एन अनइम्पोर्टेंट कंट्री। अनइम्पोर्टेंट कंट्री का मतलब ये नहीं है कि हम उसको मैप से ही डिलीट कर दें। अनइम्पोर्टेंट कंट्री का मतलब क्या है, ये कंट्री इतनी स्मॉल है, ये कंट्री इतनी कम डिमांड या इतनी कम सप्लाई कर रही है मार्केट के अंदर कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को जो है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को चेंज नहीं कर पाएगी। इट डज नॉट ऑल्टर द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो जब भी हम स्मॉल कंट्री की बात करेंगे हम क्या बोलेंगे, इट डज नॉट ऑल्टर द टर्म्स ऑफ ट्रेड। और लार्ज कंट्री का मतलब क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। इंपॉर्टेंट कंट्री का मतलब क्या हुआ कि ये आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को इकोनॉमी में ऑल्टर कर सकती है। इट कैन ऑल्टर द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको अब स्मॉल कंट्री का अगर मैं केस बोलूं और लार्ज कंट्री का केस बोलूं, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि स्मॉल कंट्री क्या है, लार्ज कंट्री क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्मॉल कंट्री केस देखेंगे एंड देन वी मूव टूवर्ड्स लार्ज कंट्री केस। क्लियरली? नाउ मूविंग टूवर्ड स्मॉल कंट्री केस। स्मॉल कंट्री, आप लोगों को अभी कोई भी पूछे स्मॉल कंट्री से आप लोग क्या समझते हैं, तो स्मॉल कंट्री से आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल प्राइसेस को इम्पैक्ट ना करे, जो ग्लोबल प्राइसेस को ऑल्टर ना कर पाए, दैट इज अ स्मॉल कंट्री। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। रिजबिन्स्की थ्योरम वाली डायग्राम आप लोगों को याद है, उसी डायग्राम को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आएगा कि रिजबिन्स्की थ्योरम मैंने क्यों आप लोगों को समझाई। हियर वी हैव गुड एक्स एंड गुड वाई। हमने क्या बोला, जैसे रिजबिन्स्की थ्योरम में मैंने बोला कि लेबर इंक्रीज करेगा। जब मेरा लेबर इंक्रीज करेगा इट मींस मैं यहां से कहीं यहाँ पे मूव करने वाली हूँ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल पहले हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, आफ्टर इंक्रीज इन द लेबर, अब हम क्या करें, अब हम किसी पॉइंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए बी। हमने बोला यहाँ पे हम 20 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 130 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यूज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इन वैल्यूज को आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। बट अब क्या हुआ, विद द इंक्रीज इन योर लेबर, अब क्या हुआ, अब आपका प्रोडक्शन कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया आउटवर्ड, और आप किसी पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट
हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने बोला एम। हमने क्या बोला, स्मॉल कंट्री में मैंने आपको क्या बोला कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डज नॉट चेंज। ठीक है, वो प्राइसेस को अल्टर नहीं कर पा रहा है एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के, इट मींस टर्म्स ऑफ ट्रेड डज नॉट चेंज। तो हमने क्या बोला, हम यहाँ पे भी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन शो करेंगे और इसी के पैरेलल, ठीक है, मेरी हो सकता है थोड़ी सी गलत लाइन बने, बट आप लोगों ने क्या करना है, इसी के पैरेलल लाइन बनानी है। ठीक है, आप लोगों के पास स्केल होगा तो आप लोग प्लीज ड्रॉ करिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। वाई पैरेलल, बिकॉज टर्म्स ऑफ ट्रेड रिमेन्स कांस्टेंट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज ड्रॉ करो, ये तो हमारे क्या हुई, दिस इंडिकेट्स आर प्रोडक्शन साइड। बट मैंने आपको क्या बोला, प्रोडक्शन के साथ साथ हमें क्या देखना है, वी ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन कंजप्शन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही थी, हम कहीं यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंजप्शन करने का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चला हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, एज कंपेयर टू 130, पहले हमारी प्रोडक्शन कितनी थी, 130 यूनिट्स ऑफ एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ कम यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम इसको मार्क कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर ट्रेड, जब हम ट्रेड के बाद यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 70 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं एंड अब हम क्या कर रहे हैं, 80 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए, जब मैंने बोला कि हम 70 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम करें, इट मींस हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। इट मींस हमारा एक्सपोर्ट क्या आने वाला है, 130 माइनस 70। ठीक है, हमारा 60 यूनिट्स ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सपोर्ट्स होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से मैंने ये कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया। और जब हमने बोला कि हम 80 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करें, बट हमारी प्रोडक्शन ऑफ वाई क्या थी, हमारी प्रोडक्शन ऑफ वाई क्या थी, 20 यूनिट्स। इट मींस हम इतना क्या कर रहे हैं, इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट हमारा क्या हुआ, इंपोर्ट भी हमारा क्या हो गया, 60 यूनिट्स ऑफ वाई हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट। अब मैंने 60 कैसे कैलकुलेट किया, बिकॉज 60 इज व्हाट, 80 माइनस 20। तो हमने क्या किया, हमने 60 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 60 यूनिट्स ऑफ वाई क्या किया, दिस इज एक्सपोर्ट, दिस इज इंपोर्ट। क्लियर यहां तक कोई प्रॉब्लम। बट हमने क्या किया, हमारा लेबर इंक्रीज हुआ, लेबर इंक्रीज करते हैं हमारा प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो जब हमारा प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, हम कंजप्शन को भी शिफ्ट करेंगे। हमने क्या किया, प्रोडक्शन को यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब हम कंजप्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं कर्व ड्रॉ करती हूँ वापिस से। यहां तक तो हमारी डायग्राम सेम है। हमने क्या करना है, हमने कंजप्शन दिखानी। कंजप्शन दिखाने का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी डायग्राम के ऊपर। जब हमने बोला कि हमें कंजप्शन करनी है, तो हम बी पे प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हम कहीं इसी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन के ऊपर कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कहीं कंज्यूम करना स्टार्ट किए, सच दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 80 यूनिट्स ऑफ वाई कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं और 70 यूनिट्स ऑफ एक्स कॉमोडिटी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जब मैंने बोला आपको कि 70 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, 130 माइनस 70 दैट इज 60। 60 यूनिट्स ऑफ एक्स आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, और लाइकवाइज आप लोग क्या करोगे, लाइकवाइज हम लोगों ने क्या किया, 80 माइनस 20 दैट इज 60 यूनिट्स ऑफ वाई को क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, तो 60x डिवाइडेड बाय 60y, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या आया, 1। ठीक है, तो हमने क्या बोला, दिस इज आवर एक्सपोर्ट कॉमोडिटी एंड दिस इज आवर इंपोर्ट क्वांटिटी। अब हमने क्या किया, बट जैसे ही हमारा लेबर इंक्रीज हुआ था, हम क्या किया, हमने प्रोडक्शन का में शिफ्ट हुए और हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया एम पे। अब देखिए यहाँ पे मेरी कर्व्स, मेरी जो लाइन है वो पैरेलल नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जब भी आप लोग खुद से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो प्लीज इन लाइंस को पैरेलल ही शो करिए।
क्योंकि पैरेलल शो क्यों करनी है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम क्या बताएं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे क्या है, कांस्टेंट है, इट डज नॉट ऑल्टर, बिकॉज जो हमारी कंट्री है वो क्या है, स्मॉल कंट्री है, वो प्राइसेस को ग्लोबल लेवल पे चेंज नहीं कर पाएगी। तो हमने एम पे जब प्रोडक्शन किया तो हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, 270 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी को हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट हमने क्या बोला, हमने बोला कि अब हमने क्या करना स्टार्ट किया, अब हमने प्रोडक्शन की, अब हमने कंजप्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर? तो अब जब हम कंजप्शन यहाँ पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं कुछ यूनिट्स। हमने बोला हमारी कंजप्शन क्या है, 120 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 160 यूनिट्स ऑफ वाई कॉमोडिटी। तो आप देखिए, अब आप लोग को डायग्राम में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आपको ये भी पता चल गया हमने रिजविंस्की थ्योरम को यूज किया। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, जहां पे हम क्या कर रहे थे, ग्रोथ की वजह से हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को देखने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन प्रोट्रेट है, कंजप्शन प्रोट्रेट है, ये ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। आप देखिए प्रोडक्शन में हमें क्या देखना है, अगर प्रोट्रेड होगी इट मींस हमारी जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंपोर्टेबल। एक्सपोर्टेबल क्या है हमारी, एक्सपोर्टेबल इज एक्स, एक्स इज एक्सपोर्टेबल। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हमारी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही थी, बी पे हम एक्स कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, 130 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे बी पे। लेकिन जब हम एम पे शिफ्ट हुए तो हम लोगों ने क्या किया, 270 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस किया। इट मींस इट इज मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रीवियस प्रोडक्शन। ठीक है, पहले कितना था, 260 ट्वाइस प्लस 10 दैट इज 270 प्रोडक्शन अब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल हमारा कितना बड़ा, एक्सपोर्टेबल पड़ा मोर देन ट्वाइस। ठीक है, यहां तक क्लियर। लेकिन अगर आप इंपोर्टेबल की बात करो, पहले क्या था, पहले हम 20 यूनिट्स ऑफ क्या कर रहे थे, वाई प्रोड्यूस कर रहे थे एट बी, आप क्या कर रहे थे, 20 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस कर रहे थे। बट नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ वाई, इसका मतलब आपकी एक्सपोर्टेबल की प्रोडक्शन एज कंपेयर टू इंपोर्टेबल क्या हुई, ज्यादा हुई। तो आप लोग मुझे बताइए इस सिनेरियो में हम लोग क्या कहते थे, इस सिनेरियो में हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो ट्रेड होगा वो क्या होगा, दैट इज प्रोडक्शन जो होगी दैट इज प्रो ट्रेड, ग्रोथ क्या हुई, प्रो ट्रेड। क्लियर? ये तो हमने फर्स्ट सिनेरियो पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंजप्शन में भी देखने की कोशिश करेंगे कि कंजप्शन हमारी प्रो ट्रेड है, एंटी ट्रेड है, किस तरीके की है। क्लियर? अब कंजप्शन देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, हमें आईसी कर्व्स को देखना है, इंडिफरेंस कर्व को। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, IC1 एंड IC2। हमें क्या देखना है, आईसी कर्व्स को देखना है। जैसे हमने क्या किया, हमने प्रोडक्शन में इंपोर्टेबल एज वेल एज एक्सपोर्टेबल कमोडिटी देखी, लाइकवाइज हम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर आप IC1 पे देखिए, IC1 पे हम क्या कर रहे थे, हम एक्स कितना कंज्यूम कर रहे थे, वी वर कंज्यूमिंग 70 यूनिट्स ऑफ एक्स, और अब हम y कितना कंज्यूम कर रहे थे, 80 यूनिट्स ऑफ y कंज्यूम कर रहे थे। क्लियर? बट जब आप IC2 पे आए तो आपने क्या किया, आपने x कितना कंज्यूम करना स्टार्ट किया, 120 यूनिट्स ऑफ x, प्लस y कितना कंज्यूम करना स्टार्ट किया, 160 यूनिट्स ऑफ y। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए देखें तो 80 इंटू 2 160। ठीक है, तो डबल आपने कंज्यूम करना स्टार्ट किया y इज व्हाट, y इज योर इंपोर्टेबल कमोडिटी। क्लियर? और x की अगर हम बात करें, 70 इंटू 2 करते तो क्या होता, 140, 140 माइनस 20 मतलब डबल से कम आपने क्या कंज्यूम करना स्टार्ट किया, एक्सपोर्टेबल। जब आप लोग मुझे बताइए, जब आप इंपोर्टेबल गुड ज्यादा कंज्यूम करते हो एज एक्सपोर्टेबल, तो कंजप्शन के केस में हम क्या बोलते हैं, दैट कंजप्शन इज अगेन प्रो ट्रेड। जब हमारी प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन दोनों प्रो ट्रेड आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आएगा, जो हमारा ग्रोथ का इम्पैक्ट आएगा ट्रेड के ऊपर, वो भी हमारा क्या आने वाला है, वो भी हमारा क्या आने वाला है, दैट कम्स टू बी प्रो ट्रेड। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई इशू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हमने कंजप्शन और प्रोडक्शन की वजह से देखा कि इट इज प्रो ट्रेड। बट आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए वेलफेयर हम कैसे देखते हैं, वेलफेयर हम देखते हैं कंजप्शन से, मैंने आपको पहले ही बताया। कंजप्शन कंजप्शन हमें कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कितना कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ पे क्या कंज्यूम कर रहे थे, इट डिपेंड्स। जब हम यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दीजिए E एंड Z,
ठीक है। जब हमने बोला हम पॉइंट ई पे कंज्यूम कर रहे थे, ई पे हमारी कंजप्शन कितनी थी, इट इज 80 units of y plus 70 units of x, it turns out to be 150 units in total. In totality हम 150 units कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। जब हम z पे हैं, z पे हमारी कंजप्शन कितनी है, 160 units of y plus 120 units of x, it comes to be 280. अगर आप ध्यान से देखिए 150 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होना चाहिए, 200, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी कंजप्शन है वो क्या आई, इट कम्स टू बी लेस देन डबल। बट हम लोगों की जो एजम्पशन है वहां पे आप लोग प्लीज रेक्टिफाई भी कर लेना। जब मैंने आपको बोला लेबर बढ़ा, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो लेबर है दैट इंक्रीजेस टू डबल। हमारा लेबर क्या हुआ, हमारा लेबर डबल हो गया। बट हमारी जब लेबर हमने बोला डबल हुई, हमने क्या देखा, हमारी कंजप्शन लेस देन डबल हुई। इसका मतलब पर कैपिटा कंजप्शन क्या हुई, पर कैपिटा कंजप्शन फॉल करेगी, ठीक है। क्योंकि कंजप्शन हम कैसे मेजर करते हैं, टोटल आउटपुट, टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमारी पर कैपिटा कंजप्शन डिक्लाइन हुई। जब हमने बोला पर कैपिटा कंजप्शन डिक्लाइन हुई, इट अल्टीमेटली मींस कि आपका क्या हुआ, आपका डिक्लाइन इन वेलफेयर हुआ, फॉल इन वेलफेयर हुआ। क्लियर हुआ यहां तक कोई डाउट है? तो दिस इज आवर स्मॉल कंट्री केस। जब आप सेल्वेटॉर खोलेंगे तो वहां पे जैसे हमने रेसिप्रोकल डिमांड में आप लोगों को याद होगा, जब हम स्मॉल कंट्री केस करते हैं तो एक कंट्री की हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन इस तरीके की कर लेते हैं। तो उस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि वैसा वो वाली डायग्राम भी सेल्वेटॉर में दी है। अगर आप लोग उस अप्रोच से करना चाहते हैं आप लोग वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट दिस इज सफिशिएंट। अब हम लार्ज कंट्री की तरफ मूव करेंगे। जब हम बोलेंगे लार्ज कंट्री का मतलब क्या है कि इट कैन ऑल्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्लोबल क्राइसिस को ये ऑल्टर कर सकती है, ठीक है। तो हमने बोला कि हमारा केस क्या है, लार्ज कंट्री में जब हमने बोला कि टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्टर हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्टर होने का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये रेशियो चेंज हो सकती है। बट यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, दैट इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट एंड द वेल्थ इफेक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है, हमने देखना है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि जब भी प्राइसेस ऑफ एक्स अपॉन प्राइसेस ऑफ वाई कांस्टेंट रहते हैं, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हमारी प्राइस रेशियो क्या है, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट प्राइस रेशियो हो बट स्टिल आप लोगों का क्या हो, आप लोगों के वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो रिड्यूस करे, ठीक है। या तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होगा, रिड्यूस करेगा, या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। तो दो केसेस बना दूं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिड्यूस कर जाता है, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, इंप्रूव करेंगे। और अगर आपके ग्रोथ की वजह से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपैंड होता है, कंडीशन क्या है कि पी एक्स अपॉन पी वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाता है, आपका डिट्योरेट हो जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। तो इसके लिए भी दो लाइंस है, तो प्लीज लिखिए। प्लीज नोट डाउन, इफ ग्रोथ रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और टाइप, मतलब ये प्रोडक्शन और कंजप्शन की बात की जा रही है, यहाँ पे इंपोर्टेबल एंड एक्सपोर्टेबल की बात की जा रही है, expands the nation's volume of trade at constant prices, then the terms of trade tends to deteriorate. On the other hand, if growth reduces the nation's volume of trade at constant prices, the nation's terms of trade tends to improve. ये तो हमने क्या देखा, terms of trade effect। अब हमने क्या देखना है, wealth effect। वेल्थ इफेक्ट में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने क्या देखा, आपने पीछे वाली वीडियो देखी, पीछे वाला जब हमने स्मॉल कंट्री केस देखा, जब हमने वहां पे किसकी बात की, हमने वेलफेयर की बात की। वेलफेयर में हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आउटपुट पर पर्सन,
ठीक है, आउटपुट जब मैंने आपको बोला कि लेबर तो आपका डबल हुआ, बट आपकी कंजप्शन लेस देन डबल है, इट मीन आपका जो जो आउटपुट पर लेबर है वो क्या हुआ, वो फॉल कर गया। तो हम वेल्थ इफेक्ट में वही चीज देखेंगे, तो वेल्थ इफेक्ट को भी आप लिखिए, प्लीज नोट इट। It refers to the change in the output per worker or per person as a result of growth। तो आप लोगों को टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी पता चल गया, आपको वेल्थ इफेक्ट भी पता चल गया, ठीक है। नाउ अगेन गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ इमिसराइजिंग ग्रोथ। तो इमिसराइजिंग ग्रोथ क्या बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कई बार क्या होता है, इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी वजह से होता क्या है, सम टाइम इट लीड्स टू डिक्लाइन इन इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। इमिसराइजिंग ग्रोथ बोलता है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है बट इकोनॉमिक वेलफेयर में डिक्लाइन आता है, हमें दिखता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, जगदीश भगवती ने। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट है कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। अगर इमिसराइजिंग ग्रोथ बोलता है कि इट लीड्स टू अ फॉल इन द इकोनॉमिक वेलफेयर, तो लेकिन रियलिटी में कॉमनली होता क्या है, जब भी ग्रोथ होती है कहीं ना कहीं वो क्या करती है, इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज भी करता है। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आई जहां पे वेलफेयर इंक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो वेलफेयर को इंक्रीज करेगी या फॉल करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट। इन दोनों के नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या उसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज करने वाला है या डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंटर्स है, नोट डाउन। First point is a positive wealth effect by itself tends to increase the nation's welfare। देखिए इस पॉइंट पे आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब भी हमने बोला कि आउटपुट पर पर्सन बढ़ेगा, इट मींस पर कैपिटा कंजप्शन की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा कंजप्शन जब भी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली नेशन का वेलफेयर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वेलफेयर को अगर आप लोग को इंडिकेट करना है तो आप लोग क्या करोगे, आप आईसी कर्व को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमें क्या देखना है, पर कैपिटा इंक्रीज इन कंजप्शन अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि नेशन का वेलफेयर बढ़ेगा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ वेल्थ इफेक्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, आप लोगों को लास्ट पॉइंट समझ आ गया होगा, वहीं पे हमने लिखा है वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव है एंड द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव। नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने का मतलब क्या है, इट मींस कि आपकी कंट्री की जो बार्गेनिंग पावर है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई है। Bargaining power increase as a result of growth and trade, the nation's welfare will definitely increase। देखिए आपका जब हमने बोला wealth effect is positive, इसका मतलब क्या था, पर कैपिटा कंजप्शन बढ़ रही है, और साथ में अगर आपका बोल दिया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इंप्रूव हो रहे हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि इट मीन्स कि बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हुई। जब ये दोनों चीजें आपको फेवर कर रही हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नेशन का वेलफेयर भी इंक्रीज करेगा। क्लियर, इस पॉइंट में भी आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड पॉइंट का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। इफ बोथ आर अनफेवरेबल, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड भी क्या है, अनफेवरेबल है, और वेल्थ इफेक्ट भी क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए रिजल्ट क्या आने वाला है, कि क्या अल्टीमेट रिजल्ट आपके फेवर में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो नेशन का वेलफेयर है वो भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा, देन द नेशंस वेलफेयर विल डिक्लाइन। 3 पॉइंट समझ आए। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने कहा देखा, जो हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट के अंदर देखा, ठीक है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट भी आप लोग मुझे बताइए, अगर वेल्थ इफेक्ट और टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, मतलब अगर वेल्थ इफेक्ट कभी पॉजिटिव है और टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, या वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है और टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेंगे तब क्या होगा, तब डिपेंड करेगा किस पे, ऑन द नेट इफेक्ट। जो हम लोगों ने पहले भी देखा कि नेट इफेक्ट ही हमें देखना पड़ता है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट। प्लीज नोट इट, if wealth effect plus terms of trade effect move in opposite directions, the nation's welfare may deteriorate, improve or remain unchanged depending upon the relative strength of these two opposing forces। तो अभी तक आप लोगों को टर्म्स ऑफ ट्रेड और वेल्थ इफेक्ट का अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं।
अब आप लोगों ने देखा टर्म्स ऑफ ट्रेड और वेल्थ इफेक्ट का इम्पैक्ट। अब आप लोग फिर से एक बार याद करिए स्मॉल कंट्री केस, अपनी अपनी नोटबुक में वो पेजेस निकालिए। ठीक है, स्मॉल कंट्री केस में जब अगर मैं वेल्थ इफेक्ट की बात करूं तो वेल्थ इफेक्ट में आप लोगों को वहां पे आप लोग मुझे बताइए कि वेल्थ इफेक्ट वहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द आंसर शुड बी वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है। बाय नेगेटिव बिकॉज जैसे जैसे हमारा लेबर इंक्रीज हुआ बट हमारा अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा आउटपुट वहां पे पर पर्सन फॉल किया। बिकॉज स्मॉल कंट्री केस में हमारा क्या हुआ, आउटपुट पर पर्सन फॉल हुआ। जैसे ही हमने देखा कि आउटपुट पर पर्सन फॉल किया, डिक्लाइन किया, तो हमने क्या बोला कि वेल्थ इफेक्ट इज नेगेटिव। अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट की। देखिए वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, वहां पे क्या था, वहां पे हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपैंड हुआ था। और टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी आपके प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, पी एक्स बाय पी वाई कांस्टेंट रहेंगे, और अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है और फिर अगर ग्रोथ के साथ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपैंड होता है, तब हम क्या बोलते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिटेरियोरेट होता है। तो हमने देखा स्मॉल कंट्री केस में कि वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो रहे थे, वहां पे डिटेरियोरेट हो रहे थे। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, जब अपने अपने नोटबुक में देखिए पॉइंट जहां पे हमने क्या लिखा है, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें से देखिए, जब वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव हो और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी डिटेरियोरेट हो तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या आता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। रीड किया आप लोगों ने पॉइंट थ्री क्या बोल रहा है कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड और वेल्थ इफेक्ट दोनों नेगेटिव हो तब क्या होगा, तब ओवरऑल नेशन का वेलफेयर क्या होगा, नेशन का वेलफेयर डिक्लाइन करेगा। तो हमने देखा कि हमारा जो स्मॉल कंट्री केस था वहां पे क्या किया, वहां पे ओवरऑल नेशन का वेलफेयर क्या किया, डिक्लाइन किया। तो अगर आपको स्मॉल कंट्री केस में टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट और वेल्थ इफेक्ट दिखाना है तो आप लोगों को पता है कैसे आपने डायग्राम बनानी है। तो हमने क्या बोला, नेशंस वेलफेयर डिक्लाइन। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हमने किसकी बात करनी है, अब हमने बात करनी है लार्ज कंट्री। तो अब हम बात करेंगे लार्ज कंट्री की। लार्ज कंट्री से आप लोग क्या समझे अभी तक, लार्ज कंट्री का मतलब है वो कंट्री जो क्या कर सकती है, ग्लोबल प्राइसेस को क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड को चेंज कर सकती है। अब जब हमने बोला कि टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्टर हो सकते हैं तो इट मींस टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट भी हो सकते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो सकते हैं, इंप्रूव भी हो सकते हैं। और इंप्रूव दो पॉसिबिलिटीज है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो लार्ज कंट्री केस है उसको भी उसी तरीके से देखेंगे जैसे हमने क्या किया, स्मॉल कंट्री केस किया। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पे गुड एक्स गुड वाई। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, हमारी प्रोडक्शन एट पॉइंट बी पे हो रही थी बिफोर द इंक्रीज इन लेबर। जब लेबर इंक्रीज नहीं था आप लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन समहाउ क्या हुआ, आपकी लेबर इंक्रीज हुई, जैसे ही लेबर इंक्रीज हुई आपने क्या किया, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया। और आपने क्या किया, आपने एक सेकेंड, जैसे ही लेबर इंक्रीज हुई आपने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और आपने क्या किया, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट दैट इज द बाय कमोडिटी, उसका प्रोडक्शन क्या किया, डिक्लाइन किया। तो हमने क्या बोला, अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल होंगे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसे पैरेलल लाइंस के ऊपर कहीं ना कहीं ऑपरेट करोगे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इज्यूम कर रहे हैं कि क्या हुआ, अब नाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट हुए। अब आपको अगर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड वाला मेरा लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन फ्लैटर होती है, ठीक है, अगर ये लाइन और स्टीपर होती जाएगी तो स्टीपर का मतलब क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहे हैं। बट अगर फ्लैटर होगी तो फ्लैटर का क्या मतलब है कि वो क्या हो रहे हैं, डिटेरियोरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी वही बात करेंगे। सपोज हम बोल रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो रहे हैं, इट डिटेरियोरेट। जब मैंने बोला कि डिटेरियोरेट हो रहे हैं तो मेरी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन क्या होनी चाहिए, नाउ इट बिकम्स फ्लैटर। और अब हम सपोज यहाँ पे जब फ्लैटर हुए तो यहाँ पे कहीं लाइन है, ठीक है। नाउ वी प्रोड्यूसेस एट पॉइंट एन। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन भी दिखानी है, यहाँ पे हमें कंजप्शन भी दिखानी है। प्रोडक्शन तो दिखा दी, हमने बोला जब हम इस लाइन पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमारा जो वेलफेयर है वो कहाँ थे, वो IC1 से शो हो रहा है। बट जब हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम थे तब हम क्या कर रहे थे, तब हम
यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे एट IC2, बट हमारे जैसे ही टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट हो गए, नाउ वी आर कंज्यूमिंग एट पॉइंट दिस। इट मींस आपको क्या पता चला कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गए, फर्दर डिटेरियोरेट हो गए, और उसकी वजह से हमारा वेलफेयर भी क्या हुआ, फर्दर डिटेरियोरेट हुआ। क्लियर? अब आपको जब मैंने बोला कि वेलफेयर डिक्लाइन हुआ, और पुरानी वीडियो या सॉरी पुरानी सीरीज याद रखिए, जब हमने स्मॉल कंट्री केस किया तो वहां से हम क्या बता रहे थे कि आउटपुट पर पर्सन डिक्लाइन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, फर्दर डिक्लाइन हुआ। जब हमने बोला कि इट डिक्लाइन, इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स कि वेल्थ इफेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब हमारा वेल्थ इफेक्ट हमें पता चल गया नेगेटिव है, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑलरेडी नेगेटिव है, आप लोग मुझे बताइए ओवरऑल इंपैक्ट क्या आने वाला है, ओवरऑल वेलफेयर को किस तरीके से ये इंपैक्ट करेगा। ओवरऑल हमारे पास क्या इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल वेलफेयर डिक्लाइन करेगा। आपको समझ आ रहा है कि हम किस तरीके से इस इमिसराइजिंग ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल गई। तो हमें क्या पता चला, अभी आपने जो पहले मैंने आप लोगों को समझाया, आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ रही है कि जब भी हमारी क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इट डज नॉट नेसेसरली लीड्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर। एक ही रिजल्ट हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के इंक्रीज होते ही हमारा क्या हो जाए, इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंक्रीज हो। बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इकोनॉमिक वेलफेयर फॉल करेगा। अब आपको कोई पूछे कि वाई इकोनॉमिक वेलफेयर फॉल करेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि ये इंक्रीज करेगा या फॉल करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट प्लस वेल्थ इफेक्ट। तो इसका अब आप समझ गए कि इमिसराइजिंग ग्रोथ क्या है। इमिसराइजिंग ग्रोथ बेसिकली कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर डिक्लाइन हो, तब हम क्या कहेंगे उस ग्रोथ को, दैट ग्रोथ इज नोन एज इमिसराइजिंग ग्रोथ। क्लियर? अब एक छोटा सा राइट अप है, तो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, प्लीज नोट डाउन। Immiserizing growth is a concept in economics that refers to a situation where a country's economic growth leads to a decrease in its overall welfare or well-being despite an increase in its aggregate output or income. This is the definition. अब इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा हमने क्या देखना है, वेल्थ इफेक्ट और टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट का लिखना है, वो भी छोटा सा राइट अप है, प्लीज नोट डाउन। इट डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट। और इसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड वेल्थ इफेक्ट के पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें से जहां पे आपको लग रहा है कि ओवरऑल वेलफेयर डिक्लाइन कर रहा है, तो वहां पे आप अब फाइनली वो पॉइंट्स देंगे। ठीक है, तो और अदरवाइज इसके अलावा अब आपको क्या करना है, जो डायग्राम हम लोगों ने की, स्पेशली जो लार्ज कंट्री का केस है, तो जो डायग्राम उसके लिए है, प्लीज मेक दैट डायग्राम। और यहाँ से अब आपका इमिसराइजिंग ग्रोथ का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, अभी हमने सिर्फ इमिसराइजिंग ग्रोथ नहीं किया, अदर देन द इमिसराइजिंग ग्रोथ हम लोगों ने क्या किया, ग्रोथ एंड ट्रेड का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हमने रिस्बिन्स्की थ्योरम देखने की भी कोशिश की, और हमारा इमिसराइजिंग ग्रोथ का टॉपिक भी खत्म हो गया। ये तीनों टॉपिक जो है, ये चैप्टर 7 ऑफ सेल्विटोर में आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग अपना एडिशन देख लेना जिसमें इमिसराइजिंग ग्रोथ दिया हुआ है, वही सेम चैप्टर है जहां पे हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक्स देखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो, अगर फिर भी आती है तो प्लीज रेफर दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को वैल्यूएबल लगा हो। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।